प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड पाठ 5 का सारांश बता रही हूँ। सारांश पाठ का जो नाम है वो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इस लेख को जिसने लिखा है वो है चपला देवी। और चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी। इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ अनेक महिलाओं ने भी अपना लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति प्रदान की थी, और उन्हीं में से एक थी चपला देवी। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बहुत से लेखक होते हैं, लेकिन उनके कई बार उनकी जो रचनाएं होती हैं या उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं में से एक चपला देवी भी थी। और लेकिन जो भी इन्होंने चपला देवी जी ने यहाँ पर ये पाठ लिखा है वह सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय 1857 में पहली क्रांति आरंभ हुई थी, जो शुरू हुई थी मेरठ से, और जो इसका आरंभ किया था मंगल पांडे ने। और उसके बाद अलग अलग प्रांतों से अनेक जो नेता थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, वो भी इसमें से एक थी 1857 की क्रांति से। और जो यहाँ पर कहानी है वो है देवी मैना के पिता नाना साहब जब आंदोलन में असफल हो गए तो वो अपने स्थान कानपुर को छोड़कर अन्य एक जगह चले गए। तो उस समय वो अपनी पुत्री देवी मैना को वहाँ से ले जाना भूल गए, जिसके कारण वो उसी जगह पर रह गई। जो नाना साहब थे वे बिठूर में रहते थे। उनका पूरा नाम था दूधू पंत नाना साहब। तो जो उनकी पुत्री थी बालिका मैना, आज़ादी की एक नन्ही सिपाही चपला देवी जी ने इन्हें कहा है, और जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। तो इस छोटी सी बच्ची के बलिदान की कहानी चपला देवी जी ने यहाँ पर गद्य रचना में के रूप में प्रस्तुत किया है। और यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्ट, जिस प्रकार रिपोर्ट लिखी जाती है वैसी यह एक देवी मैना की जो कहानी है वह भी एक रिपोर्ट की तरह यहाँ पर लिखी गई है। तो सन 1857 में के जो विद्रोही नेता थे दूधू पंत नाना साहब कानपुर को छोड़कर कहीं अन्य जगह चले गए, तो वह अपनी पुत्री मैना को वहाँ से ले जाना भूल गए। जब अंग्रेजी शासक को इस हत्याकांड कानपुर में हुए हत्याकांड का पता चला, तब उन्होंने उस आंदोलन से संबंधित सभी नेताओं को गिरफ्तार करने का और उनके महलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। जब अंग्रेजी सेना उस महल को नष्ट करने के लिए पहुंची, तब देवी मैना उस महल के बरामदे में खड़ी थी, और उन सिपाहियों को और सेनापति को आता हुआ देखकर उन्होंने बिना डरे और पूरे साहस के साथ उन्होंने उनसे पूछा कि आप इस महल को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वह है नाना साहब को पकड़ना, लेकिन वह तो अब यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आप इस महल को नष्ट न करें। लेकिन अंग्रेजी शासक के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसका पालन सेनापति ये कर रहे थे। जब देवी मैना ने सेनापति जी को देखा तो वह उनको पहचान गई और बोली कि मैं आपकी बेटी मैरी की दोस्त हूँ, और आप हमारे घर आते जाते रहते थे, तो आपसे हमारी अच्छी मित्रता है, अच्छी पहचान है, इसलिए आप इस कार्य को न करें और इस महल को छोड़ दें। लेकिन सेनापति हे ने उनसे कहा कि यह अंग्रेजी शासन का आदेश है,
मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें बचाने का प्रयास अवश्य करूँगा, लेकिन मैना ने कहा कि मुझे आप इस महल को न तोड़ें। तो तभी वहाँ पर जो वहाँ के जनरल थे, सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ पर आ पहुँचे जहाँ पर सेनापति हे थे। तो उन्होंने उस महल को न तोड़ने का और देर करने का कारण पूछा, और लेकिन फिर सेनापति हे ने कहा कि हम इस बारे में अगर एक बार दोबारा अंग्रेजी शासन से बात करें और इसकी क्षमा याचना के लिए बात करें तो सही रहेगा। तो आउट्रम ने कहा कि ये आदेश है तो इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। इससे क्रोधित होकर सेनापति हे वहाँ से चले गए, लेकिन आउट्रम ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि तुम इस महल को नष्ट कर दो और देवी जो मैना है उसको पकड़ लो। लेकिन तो उसी समय 1 घंटे के भीतर उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल, उनका आदेश आया कि इस कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसका जल्दी से जल्दी पालन किया जाए। तो उसी आदेश के 1 घंटे के बाद आउट्रम ने उस महल को नष्ट कर दिया और देवी मैना को खोजने का प्रयास किया, पर वो उन्हें नहीं मिली उसी दिन। और उसके बाद जो वहाँ के जो लंदन के मंत्रिमंडल से एक तार आया कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। तो उसी समय फिर 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, और जिस समस्त अंग्रेज जाति का भीषण हत्याकांड किया गया है और लोगों के शरीर में उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। और उसी दिन पार्लियामेंट हाउस ऑफ गार्ड्स सभा से सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे को नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी गई थी और कहा गया था कि वह देवी मैना के सौंदर्य पर मोहित हो गया था और जिसके कारण वह अपना कर्तव्य भूल गए। उसके बाद सन 57 के सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय चांदनी में से एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के वह महल जिसे नष्ट कर दिया गया था उस ढेर पर बैठी सैनिकों को रोती हुई दिखाई दी, और सब वहाँ उस रोती हुई बालिका की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचे। और बालिका रो रही थी और कह रही थी सैनिकों से कि मैं इस महल के नष्ट हुए ढेर पर कुछ देर बैठकर रोना चाहती हूँ। उसी समय वहाँ पर सेनापति आउट्रम पहुँच गए और उन्होंने मैना को पकड़कर जेल में डालने का निर्देश दे दिया। जब उन्होंने देखा कि वह मैना है तो क्रोधित हो गई और उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया। तो मैना ने कहा कि मुझे कुछ समय यहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ पर जी भरकर रोना चाहती हूँ। लेकिन उस पाषाण हृदय आउट्रम ने उस छोटी सी बच्ची की इच्छा को भी पूरा नहीं किया और उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में यह छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांति की सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर इस पाठ में चपला देवी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस नन्ही सिपाही देवी मैना का परिचय दिया है, जो स्वयं भी एक अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हुई उसने भी अपने प्राणों की बलि दे दी। तो उस समय के उस 1857 की क्रांति के समय जिस भी व्यक्ति ने उस आंदोलन में अपने प्राणों को न्यौछावर किया वह बड़े गौरव और सम्मान की बात मानी जाती थी। तो यहाँ पर चपला देवी जी ने देवी मैना के साथ किए गए अंग्रेजी शासक के क्रूर
व्यवहार का यहाँ पर वर्णन किया है।